नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान के संघात्मक एवं एकात्मक तत्व फेडरल एंड यूनिटरी एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य रूप से किसी भी लिखित परीक्षा में, मेंस एग्जाम में यह प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का उल्लेख कीजिए और आप ये बताइए कि ये किस प्रकार से अर्धसंघात्मक है, या आप स्पष्ट कीजिए कि ये एकात्मक की ओर अग्रसारित है। इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखने को देता है। तो आपको अगर हमारे संविधान के संघात्मक और एकात्मक तत्वों के बारे में पता होगा तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख देंगे। अब बात आती है संघात्मक जो शब्द है हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। हम लोग यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं संघात्मक या सहकारिता के आधार पर। हम संघात्मक फेडरलिज्म की बात न करके यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे संविधानविद, संविधान निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम संघ का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे, फेडरलिज्म का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फेडरल शब्द का जो एक मूल अर्थ निकलता है वो ट्रीटी से निकलता है, संधि से निकलता है। ऐसा लगता है कि फेडरलिज्म जो है एक संधि है। फेडरेशन शब्द को हम लैटिन शब्द के फोइडस से निकालते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा केंद्र या संघ या राष्ट्रीय सरकार तथा राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार के बीच में कोई संधि नहीं है और न ही कोई एग्रीमेंट है। केंद्र और राज्य अविनाशी हैं, अनडिस्ट्रक्टिबल हैं, अविभाज्य हैं, जिनको हम बांट नहीं सकते। इसलिए हम फेडरलिज्म का ना इस्तेमाल करके, फेडरेशन का ना इस्तेमाल करते हुए हम यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, हम यूनियन की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं। इसीलिए हमारा जो संघ है, हमारा जो संघवाद है, हमारा जो संविधान संघात्मक प्रणाली की ओर केंद्रित करता है, वह अमेरिका से ना लेकर कनाडा से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में ट्रीटी है, फेडरेशन है, वहाँ पर संघ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, और दोनों अपने अपने संविधान से कार्य करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि संघ सरकार में जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय या केंद्र सरकार और क्षेत्रीय या राज्य सरकार को बीच विभाजित होती हैं। अब भारत का जो संघ है केंद्र और राज्य के बीच में अविनाशी है, कोई समझौता नहीं है, किसी प्रकार की ट्रीटी नहीं है, और संविधान के द्वारा ये बनाया गया है। दोनों के कामों को अलग अलग बांटा गया है, क्षेत्राधिकार अलग अलग है। हमारा संघ ऐसा है। एकात्मक जो संविधान होता है, एकात्मक जो सरकारें होती हैं, उसमें केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सरकारें ही महत्वपूर्ण होती हैं और राज्य और क्षेत्रीय सरकारें केंद्र के दिशा निर्देशन में काम करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि केंद्र के दिशा निर्देश में काम करें, बल्कि हमारे देश में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शीर्ष सूचियां अलग अलग बना रखी गई हैं। सबके बीच में कामों का अलग अलग बंटवारा किया गया है। तो फिर से मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में फेडरेशन नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ द स्टेट है, क्योंकि फेडरेशन समझौता या संधि की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारें एक साथ काम करती हैं। अब आती है बात कि अब ये संघीय विशेषताएं, एकात्मक कौन कौन सी विशेषताएं जिसके आधार पर हम कहें कि हम संघीय विशेषताएं, एकात्मक विशेषताएं दोनों रखते हैं। क्योंकि हमारा देश यूनियन ऑफ द स्टेट है, लेकिन बहुत से राजनीतिक विद्वानविदों ने इसके संबंध में अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। केसी वीयर ने भारतीय संविधान को अर्थसंघात्मक कहा था। यह कहा था कि इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो एकात्मकता की ओर है, यूनिटरी की ओर है, और जबकि कुछ विशेषताएं इसकी संघात्मक हैं। उन्होंने कहा था कि
इसकी जो सबसे ज़्यादा विशेषताएं हैं वो आपकी एकात्मक की ओर हैं। सबसे ज़्यादा विशेषताएं इसकी एकात्मक की ओर जा रही हैं और कुछ ही विशेषताएं इसके संघ की ओर कह रही हैं। इसलिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, इंडियन यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। यानी कि ये एकात्मक राज्य है और इसके साथ कुछ सहायक संघात्मक विशेषताएं हैं, ना कि ये संघात्मक राज्य है और इसकी सहायक विशेषताएं एकात्मक की हों। इन्होंने कहा कि इनकी अधिकतर जो विशेषताएं हैं वो एकात्मक वाली हैं और इसकी कुछ संघात्मक विशेषताएं हो सकती हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा हमारे संविधान को कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत का संविधान सहकारी संघवाद का प्रतीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिंबल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कमेंट्स ऑन इट। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो भाई सहकारी संघवाद पर हम बताएंगे किस प्रकार से केंद्र और राज्य आपस में मिलकर काम करते हैं और संघ की सारी विशेषताएं बताएंगे। अब आती है, हम पहले संघीय विशेषता की बात कर लें तो पहली संघीय विशेषता आती है आपकी दोहरी शासन प्रणाली। आपको पता है कि ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में है। ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा है, एक तरफ तो राज्य सरकार है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, और राज्य सरकारें केंद्र सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र से आच्छादित होती हैं। शेड्यूल 7 के संघ सूची से केंद्र सरकार काम करती है, शेड्यूल 7 के राज्य सूची से राज्य सरकार काम करती है। संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, अपने अपने विषयों पर काम करते हैं। दोनों के कार्य स्पष्ट किए गए हैं। दूसरी बात, संघीय विशेषता होती है लिखित संविधान। लिखित संविधान का आशय यह है कि यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसके अनुसार ही काम करना है। मौखिक या आवश्यकता के अनुसार संविधान नहीं चलेगा, प्रशासन नहीं चलेगा। तो ये एक विशेषता फेडरलिज्म की होती है। शक्तियों के विभाजन, जैसे मैंने अभी कहा, शक्तियां बटी हुई हैं। केंद्र सूची से, संघ सूची से 100 विषय हैं जिस पर कानून व्यवस्था बना, जिस पर काम करने का और विषय पर कानून बनाने का, नीतियों का निर्धारण करने का अधिकार केंद्र को है, और राज्य सूची में 66 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार वहां की विधायी शक्ति की हो, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद को है। संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था है। यहां पर संघीय व्यवस्था में ना तो राज्य बड़ा होता है, ना केंद्र बड़ा होता है, संविधान बड़ा होता है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात की थी, जिसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान सर्वोच्च है। तो जब संविधान सर्वोच्च होता है तो ये संघीय विशेषता है कि संविधान के अंतर्गत देखा जाएगा कि केंद्र और राज्य नियमों से कार्य करें, ना कि एक दूसरे पर कोएर्सिव पावर का इस्तेमाल करते हुए। कठोर संविधान, कठोर संविधान इसलिए कहा गया कि भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको बदलना, परिवर्तन करना, काट छांट करना, एब्रिज या टेकन अवे करना आसान काम नहीं है। उसके लिए विशेष बहुमत, जैसा कि कल मैंने बताया पिछले वीडियो में, और कुछ मामलों में अगर प्रसंघीय व्यवस्था है तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, तब जाकर हमारा कोई भी आप अनुच्छेद में संशोधन कर पाएंगे। तो कठोर संविधान है ये संविधान। संघीय विशेषता बताता है कि राज्य, जिससे उनको स्वतंत्रता मिल सके, राज्य पर अनावश्यक कोई कंट्रोल, नियंत्रण न कर सके। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का आशय यह है कि संविधान की सर्वोच्चता का कस्टोडियन और रिव्यू करने वाला व्यक्ति न्यायपालिका है, वो कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण में काम नहीं करता। इसीलिए ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों के कामों का अलग अलग पृथक्करण, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्रता के कारण ही आपने कई शब्दों का सुना होगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म। ये शब्द स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रतीक हैं कि न्यायपालिका अपने आप सक्रिय होकर
ये देख लेती है कि संविधान के किसी अनुच्छेद, हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारी संघीय व्यवस्था है, ये अक्षुण्ण रहे। संघीय व्यवस्था भी हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके साथ अगर छेड़खानी की गई तो जुडिशियल एक्टिविज्म जागृत हो जाएगा और रिव्यू करने के लिए जुडिशरी तैयार हो जाएगी। अगली विशेषता है संघीय व्यवस्था में द्विसदनी, बाइकैमरलिज्म। यहां पर अगर लोकसभा राज्यसभा, इसका मतलब क्या है संघीय व्यवस्था में द्विसदनी का? संघ की जो लोकसभा है, संसद की लोकसभा है, यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है जनता के द्वारा, और उसका एक क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य आकर लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो कहा जाता है कि ये राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो विभिन्न राज्यों से जितनी सदस्य संख्या प्रत्येक राज्य को दी गई है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो वहां से राज्यों से निर्वाचित होकर, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से निर्वाचित होकर वो राज्यसभा में बैठते हैं। इसको उच्च सदन कहते हैं, इसको हम इंटेलेक्चुअल सदन कहते हैं, इनको हम योग्यता आधारित सदस्य कहते हैं, जो कि माना जाता है ऐसे सदस्य जो जनता के द्वारा निर्वाचित ना हो सके या इतने लोकप्रिय ना हो या उनकी इतनी ख्याति ना हो, लेकिन वो ज्ञान, विज्ञान, बुद्धिजीवता में बहुत आगे हों अपने कार्य के क्षेत्र में, तो ऐसे लोगों को भी चाहें तो राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य उन्हें निर्वाचित करके राज्यसभा में ले जा सकते हैं। इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था है, क्योंकि हिंदुस्तान का, भारत देश का, इंडिया का जो दूसरा सदन है उसको उच्च सदन कहते हैं, और वहां पर राज्यों के ही प्रतिनिधि आते हैं, और जो कि राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है, और वो उस प्रदेश के, उस राज्य के प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा में बैठते हैं। आगे जब हम राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों पर डिस्कशन करेंगे, राज्यसभा लोकसभा पर बात करेंगे, तब हम इनकी निर्वाचन प्रक्रिया पर आगे विस्तार से बात करेंगे। अगली आती एकात्मक विशेषताएं, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब मजबूत केंद्र। आपको ये सत्य बात है कि हिंदुस्तान में, भारत में सेंटर मजबूत है, सेंटर के पास राज्य की तुलना में मजबूत कार्य क्षेत्र है, जो संघ सूची के विषय हैं वो विस्तृत हैं, 100 से ज़्यादा विषय हैं, तो इसलिए मजबूत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, विदेश, वित्त, आपके इन मामलों में गृह, शांति व्यवस्था, आपका अर्धसैनिक बल, सेना, वित्त, टैक्सेस, जो केंद्रीय टैक्सेस हैं, इसलिए हमारा जो केंद्र है वो मजबूत है। ये एकात्मक विशेषता है। दूसरी, राज्य अविनाशी। एकात्मक विशेषता ये कि भारत यूनियन ऑफ द स्टेट है, केंद्र और संघ और राज्य से, केंद्र और राज्य से, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों से मिलकर बना है, लेकिन ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये ट्रीटी नहीं है, ये संधि नहीं है, समझौता नहीं है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि मैं सेंटर से अलग जा रहा हूं या मैं